एपिसोड की शुरुआत में क्रिस आइजैक और एलिसन को अपनी लाइफ का एक किस्सा सुनाता है जब वो 18 साल का था और उसने उन डीमन वॉरियर्स को पहली बार देखा था। जेरार्ड ने क्रिस को एक इम्पोर्टेंट हथियारों की डील करने भेजा था, पर उसको ये नहीं बताया था कि वो डील उसको एक जापानीज क्राइम ऑर्गेनाइजेशन याकुजा के साथ करनी है। डील के दौरान अचानक से वहां डीमन वॉरियर्स आ गए थे। उन डीमन वॉरियर्स का शिकार था याकुजा का बॉस कुमिचो। याकुजा के मेंबर्स ने अपने बॉस कुमिचो को बचाने की कोशिश की, लेकिन डीमन वॉरियर्स ने एक एक करके सभी लोगों को अपनी तलवारों से काट दिया था। सिर्फ 2 लोग ही बच पाए थे, एक क्रिस और दूसरा याकुजा ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर कताशी। कताशी को क्राइम वर्ल्ड में सिल्वर फिंगर भी कहते हैं क्योंकि वो अपने हाथ की पिंकी फिंगर में एक सिल्वर प्रोस्थेटिक फिंगर पहनता है। उस दिन कताशी की जान बचाने के लिए क्रिस ने एक डीमन वॉरियर के मुंह पर गोली चलाई थी, जिससे उस डीमन वॉरियर का मास्क टूट गया था। क्रिस बताते हैं कि उस मास्क के पीछे कोई मुंह नहीं था, बस डार्कनेस थी। क्रिस को लगता है कि शायद कताशी को उन डीमन वॉरियर्स के बारे में कुछ पता हो। स्कॉट कीरा को उसके घर छोड़ने जाता है। स्कॉट का सच जाने के बाद भी कीरा उससे डरती नहीं, बस उसके वेयरवुल्फ फेस को लेके क्यूरियस होती है और स्कॉट को उसको दोबारा अपना वेयरवुल्फ फेस सिखाने को कहती है। इसके बाद जब स्कॉट स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में ईथन और एडन उसको स्टॉप करने लगते हैं। स्कूल पहुंचने पर वो दोनों स्कॉट को बताते हैं कि डीमन वॉरियर्स का नेक्स्ट टारगेट स्कॉट है, इसलिए वो दोनों भाई 24 घंटे स्कॉट के साथ ही रहेंगे ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें। स्कॉट को लगता है कि वो दोनों ट्विंस ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि स्कॉट उनको अपने पैक में शामिल कर ले। इसके बाद स्कॉट साल से बात करने जाता है ताकि वो उसके साथ कल रात के इंसिडेंट्स डिस्कस कर सके। जाने से पहले स्कॉट ट्विंस को वार्न करता है कि वो अपनी वेयरवुल्फ सुपर हियरिंग से स्कॉट और साल्स की बातें सुनने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट सीन में साल स्कॉट को अपने साथ केमिस्ट्री लैब ले जाता है ताकि वो स्कॉट को बोर्ड पर लिखी मैचिंग हैंडराइटिंग सिखा सके, लेकिन किसी ने बोर्ड क्लीन कर दिया होता है। साल्स नोटिस करता है कि उसके पास अब लैब की चाबी भी नहीं है। साल्स बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। साल्स स्कॉट को बताता है कि उसने विलियम बैरो के बारे में ऑनलाइन सर्च किया था। बैरो ने जिस स्कूल बस में बॉम्ब फोड़ा था वो बॉम्ब उसने एक गिफ्ट बॉक्स की तरह पैक किया था और बॉम्ब के साथ साथ उस गिफ्ट बॉक्स में नट्स, बोल्ट्स और स्क्रूज भी डाल दिए थे। साल्स बताता है कि उसने कोच के बर्थडे पर जो प्रैंक सेटअप किया था उसमें साल्स ने भी कोच के गिफ्ट बॉक्स में नट्स, बोल्ट्स और स्क्रूज डाले थे। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। साल्स को लगता है कि साल्स ही वो बंदा है जिसने बैरो से उस स्कूल बस में बॉम्ब फुड़वाया और फिर बैरो को कीरा के पीछे भेजा। स्कॉट ये मानने से इनकार कर देता है कि साल्स ऐसा कुछ कर सकता है। स्कॉट को लगता है कि साल्स ओवर थिंकिंग कर रहा है, इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। स्कॉट उसको घर जाने को कहता है। साल्स बहुत थका हुआ लग रहा है और उसको नींद और थोड़े आराम की जरूरत है। मे बी ही विल फील बेटर आफ्टरवर्ड्स। इसके बाद स्कॉट दोबारा ट्विन से मिलने जाता है। वहां उसको कीरा भी दिखती है। कीरा को देख के स्कॉट को रियलाइज होता है कि हो सकता है कि डीमन वॉरियर्स का नेक्स्ट टारगेट स्कॉट नहीं बल्कि कीरा हो। एजेंट मकॉल पुलिस स्टेशन में फोन पर किसी से बात करते हुए बताते हैं कि 2-3 हफ्ते बाद उनको शेरिफ के अगेंस्ट अपनी रिव्यू रिपोर्ट सबमिट करनी है और उनके पास अब शेरिफ के खिलाफ बहुत एविडेंस इकट्ठा हो गए हैं एंड ही विल मेक श्योर कि शेरिफ को उनकी जॉब से निकाल दिया जाए। बात करते करते एजेंट मकॉल जब अपना लैपटॉप खोलते हैं तो उनको एक सिक्योरिटी वार्निंग दिखती है। जब स्कॉट और कीरा ने लास्ट एपिसोड में उस लैपटॉप से कीरा का फोन चार्ज किया था तो वेबकैम ने ऑटोमेटिकली उन दोनों की पिक क्लिक कर ली थी। अपनी बिगड़ती कंडीशन को लेकर साल्स बहुत टेंस होता है, इसीलिए वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहां वो मेलिसा को अपने सिम्टम्स बताता है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, नींद ना आना, स्लीप वॉकिंग, ब्लैकआउट्स। साल्स कहता है कि उसको आजकल बहुत इरिटेशन भी फील होती है। मेलिसा उसको नींद की दवाई देती है और रेस्ट करने को कहती है। साल्स की नींद पूरी नहीं हो रही है और शायद यही वजह है कि उसको ये सब सिम्टम्स फील हो रहे हैं। मेलिसा साल्स को वहीं हॉस्पिटल के एक रूम में सुला देती है। नींद में साल्स मेलिसा को मॉम कह के बुलाता है, जिससे मेलिसा थोड़ा इमोशनल हो जाती है। क्रिस कताशी का पता लगा लेता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उस डीमन वॉरियर्स वाले इंसिडेंट के बाद से कताशी बहुत ही पैरानॉइड हो गया है और ज्यादा लोगों से नहीं मिलता है।
लेकिन क्रिस के पास एक तरीका है जिससे कताशी उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाएगा। दरअसल कताशी को एंटीक वेपन्स का शौक है और क्रिस के पास अपनी फैमिली की एक एंटीक गन है जिसको खरीदने के लिए कताशी उनसे डील करने के लिए तैयार है। क्रिस का प्लान है कि आइजैक सेलर बनके कताशी के आदमियों से डील करने जाएगा और क्रिस और एलिसन उस बिल्डिंग को सर्च करेंगे ताकि वो कताशी को ढूंढ सके। कताशी डायरेक्टली तो सेलर से नहीं मिलेगा, लेकिन वो उस बिल्डिंग में जरूर छुपा होगा ताकि वो उस मीटिंग पर पास से ही नजर रख सके। उस मीटिंग में जाने से पहले आइजैक थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन एलिसन उसको मोटिवेट करती है कि वो सब कुछ सही से हैंडल कर लेगा, उसको बस थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है। इसके बाद आइजैक मीटिंग के लिए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। मीटिंग के दौरान वो नोटिस करता है कि कताशी ने अपने बिहाफ पर जिस बंदे को डील करने के लिए भेजा है वो भी एक वेयरवुल्फ है। मीटिंग को थोड़ी और देर खींचने के लिए आइजैक पैसों की काउंटिंग करने लगता है ताकि क्रिस और एलिसन को कताशी को ढूंढने के लिए और टाइम मिल जाए। स्कूल में स्कॉट ट्विंस की सेफ्टी को लेकर थोड़ा कंसर्न होता है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से डीमन वॉरियर्स ट्विंस को हार्म करें, इससे स्कॉट कीरा के साथ ट्विंस को चकमा देके स्कूल से निकल जाता है। स्कॉट कीरा को अपने घर ले आता है और सारी विंडोज और डोर्स सही से चेक करके बंद कर देता है। वो कीरा को बताता है कि डॉक्टर डीटन ने उसके घर में एक सुपरनैचुरल सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन उस सिस्टम को स्कॉट की मॉम मेलिसा ही हार्म कर सकती हैं। स्कॉट का बिहेवियर देख के कीरा फिगर आउट कर लेती है कि स्कॉट को डर है कि डीमन वॉरियर्स का नेक्स्ट टारगेट कीरा है, इसलिए वो कीरा को अपने साथ अपने घर ले आया है ताकि वो कीरा को प्रोटेक्ट कर सके। हॉस्पिटल में मेलिसा साल्स के सिम्टम्स चार्ट को एक दूसरे पेशेंट के चार्ट से कंपेयर करती है जिसकी मौत 2004 में हुई थी। दोनों ही चार्ट्स में सिम्टम्स मैच करते हैं। हमें पता चलता है कि वो दूसरा चार्ट साल्स की मॉम क्लॉडिया स्टिलिंस्की का है। स्कॉट के घर पर कीरा उसको एक जापानीज चिल्ड्रंस बुक दिखाती है जिसमें किट्सुने मिथ के बारे में कुछ पिक्चर्स होती हैं। किट्सुने एक तरह के सुपरनैचुरल क्रिएचर्स होते हैं जो फॉक्स से इंस्पायर्ड होते हैं। कीरा के आसपास पिक्स में जो फ्लेम्स दिखती हैं उसको फॉक्स फायर कहते हैं। कीरा को लगता है कि वो भी एक किट्सुने हैं। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करते हैं कि शाम हो गई है और जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। कीरा कहती है कि उसको डिनर से पहले अपने घर पहुंचना होगा। स्कॉट कहता है कि उसको अपने पेरेंट्स को फोन करके बोल देना चाहिए कि आज वो किसी के साथ डिनर डेट पर जा रही है। ये सुन के कीरा स्कॉट को टीज करती है कि क्या उन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप बन पाएगा, क्योंकि फॉक्सेस और वुल्व्स की ज्यादा बनती नहीं है। तभी उन दोनों को घर के बाहर से कार की आवाज सुनाई देती है। स्कॉट को लगता है कि वो उसकी मॉम है, लेकिन वो उसके डैड एजेंट मकॉल होते हैं। अपने डैड को वहां देख के स्कॉट परेशान हो जाता है। उनको इस समय वहां नहीं होना चाहिए क्योंकि अंधेरा होते ही डीमन वॉरियर्स वहां आ जाएंगे। एजेंट मकॉल स्कॉट और कीरा को अपने लैपटॉप की पिक दिखाते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि वो दोनों चोरी से उनके ऑफिस में क्या करने गए थे। स्कॉट उनकी बातों का जवाब नहीं देता और उनको वहां से जाने को कहता है। तभी मेलिसा भी वहां पर आ जाती है। स्कॉट अपने डैड को वहां से भगाने के लिए कहता है कि नेक्स्ट टाइम वारंट के साथ आना। तभी अंधेरा हो जाता है और डीमन वॉरियर्स स्कॉट के घर में आ जाते हैं। एजेंट मकॉल उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं तो एक डीमन वॉरियर उनके कंधे में अपनी तलवार से स्टैब करता है। मेलिसा एजेंट मकॉल को साइड में एक कॉर्नर में ले जाती है और उनका खून रोकने की कोशिश करती है। तभी डेरिक और ट्विंस भी वहां पर आ जाते हैं और स्कॉट के साथ मिलकर डीमन वॉरियर्स को घर से बाहर फेंक देते हैं। तभी मेलिसा दरवाजे पर माउंटेन ऐश का बैरियर बना देती है और डीमन वॉरियर्स घर के अंदर एंट्री नहीं कर पाते क्योंकि डीटन ने स्कॉट के घर की बाउंड्री को पहले से ही माउंटेन ऐश से कवर किया हुआ है। स्कॉट के घर का सुपरनैचुरल सिक्योरिटी सिस्टम देख के डेरिक इम्प्रेस होता है। वो स्कॉट को बताता है कि वो सुबह से चुपके से स्कॉट को फॉलो कर रहा था ताकि वो स्कॉट को डीमन वॉरियर्स से प्रोटेक्ट कर पाए। कीरा उस माउंटेन ऐश के बैरियर को टच करती है तो उसको भी करंट लगता है क्योंकि वो भी एक सुपरनैचुरल क्रिएचर है। ये देख के एडन कीरा को गुस्से में क्वेश्चन करता है कि वो किस तरह की सुपरनैचुरल क्रिएचर है। डेरिक बताता है कि कीरा एक किट्सुने हैं। अगर वो लोग अपनी वेयरवुल्फ आइज से देखेंगे तो उनको कीरा के आसपास फ्लेम्स दिखेंगी। कीरा अभी यंग है इसलिए उसको अभी अपना ऑरा छुपाना नहीं आता है। डेरिक कहता है कि शायद कीरा को तो ये भी नहीं पता कि वो किस टाइप की किट्सुने हैं। एडन कहता है कि वो कीरा को हर्ट नहीं करने वाला था, वो तो बस स्कॉट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ईथन और एडन दोनों वहां स्कॉट के लिए आए हैं, उसके लिए फाइट करने आए हैं। डेरिक कहता है कि वो दोनों स्कॉट के लिए फाइट तो करने को तैयार हैं, लेकिन क्या वो दोनों स्कॉट के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं?
स्कॉट कहता है कि कीरा उन डीमन वॉरियर्स का टारगेट नहीं है। कीरा कहती है कि किड्स उन्हें ट्रिक्स्टर स्पिरिट होते हैं। स्कॉट को इतना ब्लाइंडली कीरा पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। स्कॉट कहता है कि उसने बुरे इंसान देखे हैं और कीरा बुरी इंसान नहीं है। स्कॉट के डैड की हालत बिगड़ने लगती है। मेलिसा कहती है कि उनका बहुत खून बह गया है और उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। वहीं दूसरी ओर क्रिस और एलिसन कताशी को ढूंढने में कामयाब होते हैं। वो उसी बिल्डिंग में छुपा होता है। क्रिस कताशी को याद दिलाता है कि उसने कई साल पहले कताशी की जान बचाई थी। कताशी को वो इंसिडेंट आज भी याद है। वो क्रिस को उस दिन उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। अगर उस दिन क्रिस कताशी की मदद ना करता तो कताशी को मजबूरन वहां से भागना पड़ता और उसकी बहुत बदनामी होती। क्रिस उससे डीमन वॉरियर्स के बारे में पूछता है। कताशी बताता है कि उन डीमन वॉरियर्स को ओनी कहते हैं। कोई भी मैन मेड वेपन्स ओनी को नहीं मार सकता। ओनी एक तरह की सुनामी की तरह होते हैं। सुनामी को रोका नहीं जाता, बस एंडोर किया जाता है। कताशी बताता है कि आइजैक की गर्दन पर डीमन वॉरियर्स ने जो निशान बनाया है उसको जापानीज भाषा में फॉर सेल्फ कहते हैं, यानी कि आइजैक अभी भी नॉर्मल है। वो ओनी यानी कि डीमन वॉरियर्स उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो किसी इविल स्पिरिट के कंट्रोल में है। कताशी बताता है कि दुनिया में टोटल 13 तरह के किट्सुने होते हैं, सेलेस्टियल, वाइल्ड, ओशियन, थंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी एक वैरायटी होती है डार्क किट्सुने की जिसको वॉइड या नोगिट्सुने भी कहते हैं। नोगिट्सुने किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी को पोसेस कर लेते हैं और फिर अपने इविल पर्पस के लिए उस व्यक्ति का दुरुपयोग करते हैं। वो डीमन वॉरियर्स यानी कि ओनी ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो इस समय नोगिट्सुने के कंट्रोल में है। कताशी क्रिस को सलाह देता है कि नोगिट्सुने बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए क्रिस और उसके दोस्तों को उन डीमन वॉरियर्स को उनका काम करने देना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। स्कॉट के घर के बाहर डीमन वॉरियर्स माउंटेन ऐश के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। उनको देख के लगता है कि वो बैरियर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। एलिसन कॉल करके स्कॉट को वो सब बता देती है जो उनको कताशी से पता चला है। वो कहती है कि स्कॉट को डीमन वॉरियर्स को उसको चेक करने देना चाहिए। जब उन डीमन वॉरियर्स को नोगिट्सुने वहां नहीं मिलेगा तो वो वहां से खुद ही चले जाएंगे। तभी डीमन वॉरियर्स बैरियर तोड़ के घर के अंदर घुस जाते हैं। स्कॉट अपने सभी दोस्तों को शांत रहने को कहता है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो डीमन वॉरियर्स स्कॉट और कीरा को भी इविल स्पिरिट के लिए चेक करते हैं और फिर उन दोनों को भी मार करके वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साल्स को हॉस्पिटल में होश आता है। जब वो हॉस्पिटल कॉरिडोर में होता है तो अचानक से उसके सामने ओनी आ जाता है। जैसे ही वो ओनी साल्स को छूने के लिए आगे बढ़ता है, साल्स एकदम से अपना हाथ उस ओनी की छाती में मार के एक फायर फ्लाई निकालता है, जिस वजह से वो ओनी मर जाता है और धुआं बन जाता है। यानी कि वो साल्स ही है जिसको उस इविल स्पिरिट नोगिट्सुने ने पोजेस कर रखा है। इसके बाद स्कॉट अपने डैड को लेके हॉस्पिटल आ जाता है। अपने डैड को एडमिट करने के बाद स्कॉट साल्स को ढूंढने जाता है। साल्स उसको मिल जाता है, लेकिन वो बहुत नॉर्मल रिएक्ट करता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। फिर हम देखते हैं कि फ्लोर पर एक फायर फ्लाई मरी पड़ी है। इसी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।